विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज। हरिद्वार दौरे पर आए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, साधु संतों से लिया आशीर्वाद। उत्तराखंड के कालाढूंगी में पुस्तकालय और कौशल विकास संस्थान का शुभारंभ। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा। उत्तराखंड के श्रीनगर जिले में बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेसियों का प्रदर्शन। श्रीनगर पेट्रोल पंप पर पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ता, केंद्र के खिलाफ नाकेबाजी का लगाया आरोप। और 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी महिलाओं ने संभाला मोर्चा। उधम सिंह नगर में विधायक रीतू का दौरा, कहा हमारे शीर्ष नेता चुनाव में ज्यादा महिलाओं को टिकट देने का करेंगे काम। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल हरिद्वार के मठ, मंदिर और अखाड़ों में बढ़ गई है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने साधु संतों से आशीर्वाद लिया। जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अधिवेशानंद गिरी महाराज के हरिद्वार आश्रम में पहुंचे। उनके बाद जगत गुरु आश्रम में शंकराचार्य राज राजेश्वरानंद समेत अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी के साथ साथ कई संतों ने मुलाकात की। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी बताया कि उनका हरिद्वार से एक विशेष लगाव है और आज वह साधु संतों का आशीर्वाद देने के लिए हरिद्वार पहुंचे हैं, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी सरकार पूर्ण बहुमत से दोबारा अपनी सरकार बना सके। मेरा बचपन यहाँ बीता है। मैं 6th क्लास तक यहाँ पर रहा हूँ। बगल भैरव अखाड़े में मैं रहा हूँ, गरीबदासी में मैं रहा हूँ, ब्रह्मपुरी में मैं रहा हूँ और 68 में हम यहाँ से चले गए थे। तो हरिद्वार से मेरा एक विशेष लगाव है। जब जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं संतों को प्रणाम करूँ, उनको आशीर्वाद लूँ। मंत्री बनने के बाद भी मैं आपका आशीर्वाद देने यहाँ पर आया था, क्योंकि संतों के आशीर्वाद में, गुरुओं के आशीर्वाद में बहुत बड़ी शक्ति होती है। आपको बताएं कि साधु संतों से आशीर्वाद लेने के लिए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जो हैं वो हरिद्वार पहुंचे और अब जो 2022 के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उससे पहले वो हरिद्वार पहुंचकर साधु संतों का आशीर्वाद लिया उन्होंने। और आपको बताएं कि विधानसभा चुनाव से पहले जो राजनीतिक हलचल है वो उत्तराखंड में भी अब तेज हो गई है। सभी पार्टियों ने अब कमर कसनी शुरू कर दी है और अब देखने वाली बात होगी कि 2022 में बीजेपी उत्तराखंड में दोबारा अपनी सरकार बनाती है या फिर क्या होता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कृष्णा कुमार जुड़ चुके हैं। कृष्णा, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है आपके पास? हरिद्वार में अब जो है गणेश जोशी पहुंचे हैं, राजनीतिक हलचल जो है वो तेज हो चुकी है, साधु संतों से उन्होंने आशीर्वाद भी लिया है। बिल्कुल स्मार्टिका, देखिए उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में अब समय काफी कम बच गया है। मैडम कह सकते हैं अब से 3 महीने बाद जो है उत्तराखंड में चुनाव के लिए वोटिंग होगी। जनता जो है वो अपना नया नेता चुनेगी। इसी क्रम में सभी राजनीतिक पार्टी, चाहे हम भाजपा की बात करें, कांग्रेस करे, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, इन सभी के नेता का रुख जो है इस टाइम पे हरिद्वार का हो रखा है। हरिद्वार के संत महात्माओं से जो है सबके सब आशीर्वाद और समर्थन लेने में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी हरिद्वार पहुंचे। उन्होंने संत महात्माओं से मुलाकात करी और उनसे आशीर्वाद लिया और आगामी चुनाव की जीत के लिए उन्होंने मंत्र एक तरीके से वहां पे कार्यकर्ताओं से भी मिलकर उनको दिया है। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जब भी चुनाव आते हैं तो ऐसे में नेताओं का रुख जो है धार्मिक की तरफ हो जाता है। धर्मनगरी हरिद्वार में इन दिनों काफी नेताओं का जो है वो आना जाना इस समय लगा हुआ है, क्योंकि चुनौती एक तरीके से बहुत बड़ी 2022 विधानसभा चुनाव में इस समय बीजेपी के सर पर है सत्ता की रिपीट करने है। क्योंकि उत्तराखंड के इतिहास में रहा है कोई भी सत्ता आज तक रिपीट नहीं हुई। उत्तराखंड का कल स्थापना दिवस है। 21 वर्ष उस प्रदेश को बने पूर्ण
पोस्टपोन हो रहे हैं और इसी क्रम में हमने देखा है कि 5-5 साल जो है वो सरकारें अभी तक चलती हुई आई है। बड़ी बात 2022 में देखने को मिली कि क्या बीजेपी जो लगातार दावे कर रही है कि हम जो है सत्ता रिपीट करेंगे, 60 से प्लस सीट आएगी। अब जनता के ऊपर बात है कि किस पर इस बार भरोसा जताती है स्मारिका। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा। तो हरिद्वार दौरे पर रहे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और साधु संतों से उन्होंने आशीर्वाद लिया है। अब आपको उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का ट्वीट दिखा रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ लिखा है आप ट्वीट के जरिए खुद देख सकते हैं। उन्होंने लिखा कि विपरीत परिस्थितियों में इस वर्ष पर्यटन के क्षेत्र में वृद्धि हुई है। आस्था और आधुनिकता के बेहतर समन्वय से आगामी वर्षों में चार धाम यात्रा को और भी सुगम, सुरक्षित और सुविधा युक्त बनाएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी का ट्वीट आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा विपरीत परिस्थितियों में जो है पर्यटन में वृद्धि हुई है और भी सुगम यात्रा को सुगम बनाने के जो प्रयास है वो लगातार किए जाएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। लालकृष्ण आडवाणी के जन्मदिन पर पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया है। क्या कुछ कहा आइए आपको दिखवाते हैं। उन्होंने लिखा कुशल राजनीतिक के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व गृह मंत्री और हम सभी कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत आदरणीय श्री लालकृष्ण आडवाणी जी, आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तो ये ट्वीट किया सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। आगे उन्होंने लिखा कि भगवान बद्री केदार जी से प्रार्थना है कि आप दीर्घायु हो और सदैव स्वस्थ एवं प्रसन्न रहे। लालकृष्ण आडवाणी बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उनके जन्मदिन है आज, और इस पर जो धामी जी है उन्होंने ट्वीट किया है। तमाम जो नेता है वो लालकृष्ण आडवाणी के घर भी पहुंचे। पीएम मोदी हो चाहे गृह मंत्री हो, उपराष्ट्रपति भी लालकृष्ण आडवाणी जी के घर पहुंचे थे। और अब आपको दिखा रहे हैं कि सीएम धामी ने भी लालकृष्ण आडवाणी के जन्मदिन पर उन्हें ट्वीट करके बधाई दी है और उनके दीर्घायु की कामना भी की है। आपको एक और ट्वीट दिखाते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी का। उन्होंने क्या कुछ लिखा है अपने ट्वीट में, आप एक बार देखिए अपने टीवी स्क्रीन पर। उन्होंने लिखा कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वीर जवानों के हित के लिए गए ऐतिहासिक निर्णय के 6 वर्ष पूर्ण होने पर वीर भूमि उत्तराखंड की ओर से हार्दिक आभार। ये ट्वीट किया सीएम पुष्कर सिंह धामी ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। इधर से आभार दिया है उत्तराखंड की ओर से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। तो चलिए बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भील क्षेत्र में आयोजित छठ पूजा महापर्व के अवसर पर बधाई देने के लिए कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे, जहां उन्होंने छठ पूजा पर्व के लिए सभी को बधाई दी और कामना की कि छठी मैया सब पर कृपा करे और सभी स्वस्थ रहे और सुरक्षित भी रहे। बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री का कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत भी किया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में छठ पूजा पर्व को मनाने वाले स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। छठ पूजा के कार्यक्रम में पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देवस्थानम बोर्ड पर कहा कि बोर्ड पहले से ही भंग है और इसको सरकार भंग करे या नहीं, हमारी ओर से देवस्थानम बोर्ड भंग है। तो वहीं कांग्रेस के नेता किरण सिंह का यह कहना है कि छठ पर कांग्रेस सरकार द्वारा सरकार की तरफ से छुट्टी होती थी, लेकिन यह अब बीजेपी सरकार ने खत्म कर दी है। उत्तराखंड की जनता आने वाले समय में बीजेपी की सरकार को चुनाव में करारा जवाब देगी, उन्होंने कहा। छठ पूजा के पर्व पर सभी को बधाई दी है
पूर्व सीएम हरीश रावत ने। महापर्व की शुरुआत है तो उसके लिए आयोजक लोगों को, भोजपुरी समाज को और पूर्वांचल के समाज को, उनकी समितियों को बहुत बहुत बधाई देने आया हूँ। बहुत बहुत बधाई सबको। हमारी इस मिलीजुली संस्कृति का ये महापर्व जो है, सब में आभा बिखेरे, जैसे सूर्यदेव आभा बिखेरते हैं वैसी आभा बिखेरे। चल चुका है, जनता का बेवकूफ़ बना के वो सत्ता में आए हैं और जनता ने अब ये निर्णय ले लिया है कि ये सरकार हटानी है। जिस तरीके से उन्होंने वादा किया था कि हम खाद्य सामग्री कम करेंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, पेट्रोल डीजल कम करेंगे, गैस का कम करेंगे, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। पूरे धरातल पे झूठ निकला है। तो इसलिए अब जनता ने मन बना लिया है कि इनको हटाना है और उत्तराखंड में हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी। तो वहीं उधम सिंह नगर जनपद के खटीमा की बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष और विधायक रितु खंडूरी का भव्य स्वागत किया। आपको बताएं कि 2022 के चुनाव की तैयारियों में जुटी विधायक रितु खंडूरी का चंपावत जाने के दौरान खटीमा पहुंचने पर बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत और सम्मान किया गया। तो वहीं महिला कार्यकर्ताओं के भव्य स्वागत सम्मान में बीजेपी भाजपा के विधायक और महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रितु खंडूरी ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि उत्तराखंड में महिलाएं बहुत पहले से ही सशक्त रही है, राजनीति में भी अच्छी भागीदारी महिलाओं की रही है। उन्होंने बताया कि मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड की बहनें चुनाव में मोर्चा संभाल कर उत्तराखंड में दोबारा बीजेपी की सरकार बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे शीर्ष नेता चुनाव में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को टिकट देने का काम भी करेंगे। जैसे आप जानते हैं, उत्तराखंड में आज से नहीं, बहुत पहले से महिला सशक्त रही है और राजनीति में उसने बहुत बढ़िया भागीदारी दी है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 22 के चुनाव में भी हमारी बहनें मोर्चा संभालेंगी और ज़बरदस्त तरीके से पार्टी को दोबारा 22 में उत्तराखंड में काबिज करेंगी। शुरू से ही मैं इस बात को कहती आई हूँ कि मेरी बहन सशक्त है, मजबूत है और अब उसको जो मेन स्ट्रीम राजनीति है उसमें भी मौका पूरी तरह से मिलना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा टिकट। तो वहीं मसूरी के बारलोगंज क्षेत्र में होटल ग्रीनविज रिजॉर्ट का बॉयलर फटने से बहुत बड़ा धमाका हो गया, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि सुबह के समय अचानक होटल का बॉयलर फटने से जोरदार धमाका हुआ। वह बॉयलर के फटने से बॉयलर प्लांट के परखच्चे भी उड़ गए। तो वही प्लांट की टीनें उड़कर आसपास के क्षेत्रों में जा गिरी। तो वहां बॉयलर प्लांट में लगी पानी की टंकियां भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। बॉयलर के फटने के बाद बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसके बाद आसपास के क्षेत्रों और घरों और होटल्स के शीशे भी टूट गए। होटल प्रबंधक राजेंद्र ने बताया कि सुबह के समय अचानक तकनीकी खराबी के कारण बॉयलर फट गया और बॉयलर फटने से होटल का स्टाफ और सभी होटल में रुके मेहमान होटल से बाहर आ गए। धमाका इतना जबरदस्त था कि बॉयलर प्लांट के परखच्चे उड़ गए। मसूरी कोतवाल गिरीश चंद्र शर्मा ने बताया कि बॉयलर प्लांट फटने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच में अब पुलिस जुटी हुई है। वहीं कालाडूंगी विधानसभा के कोटाबाग ब्लॉक के अंतर्गत दोहनिया ग्रामीण क्षेत्र में उत्तरांचल उत्थान परिषद द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद महाराज के द्वारा पुस्तकालय एवं कौशल विकास संस्था का शुभारंभ किया गया। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने और ग्रामीण महिलाओं को शिक्षित कर अपने रोजमर्रा के कार्यों को करने के लिए किस प्रकार मददगार होगा, इसके लिए संस्थान को ग्रामीण क्षेत्र में खोला गया है। इस संस्थान को उत्तरांचल उत्थान परिषद द्वारा संचालित किया जाएगा, जिसकी संस्थान की जो स्थापना है वो करने में प्रदेश संयोजक उत्तराखंड के मनोज पाठक के प्रयासों से ये पूर्ण हो पाया है। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तौलिया और क्षेत्रीय प्रशासन भी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद ने कहा कि कोटाबाग क्षेत्र के विद्यार्थियों को अपने क्षेत्र से अलग अलग विभागों की तैयारी के लिए क्षेत्र से बाहर जाना पड़ता था, जिसका लाभ निश्चित तौर पर क्षेत्र के विद्यार्थियों को मिलने वाला है।
क्षेत्र में लाइब्रेरी का लोकार्पण किया जाने वाला है। तो आज टीकाराम गोपाल दत्त सेवादीप निकेतन जो कि उत्तरांचल उत्थान परिषद के तत्वाधान में यहाँ पर चल रहा है, उसका लोकार्पण कार्यक्रम आज यहाँ पर है और पूरे कोटाबाग क्षेत्र की जनता हर्षित है। निश्चित रूप से शिक्षा के माध्यम से और हमारे नौजवानों के भविष्य को संवारने के लिए ये जो लाइब्रेरी है ये बहुत, मुझे लगता है, दूरगामी परिणाम, अच्छे परिणाम देगी। उत्तराखंड उत्थान परिषद द्वारा बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया है। निश्चित रूप से जो भी हमारे इस क्षेत्र के छात्र विद्यार्थी अपनी परीक्षाओं की तैयारी के लिए, ये किसी कंपटीशन की तैयारी के लिए, किसी को हल्द्वानी जाना पड़ता था, किसी को नैनीताल जाना पड़ता था, किसी को हरिद्वार जाना पड़ता था, किसी को देहरादून जाना पड़ता था क्योंकि बहुत गरीब क्षेत्र है। तो निश्चित रूप से वो सारी की सारी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए सारा साहित्य, सारा पुस्तकें यहाँ पर इससे उपलब्ध होगी। यहाँ पर कोटाबाग क्षेत्र में लाइब्रेरी का लोकार्पण किया जाने वाला है। तो ये बहुत ही अच्छा है कि यहाँ के क्षेत्र के लोगों को काफ़ी यहाँ पर पुस्तकों से लाभ होगा। यहाँ के छात्र छात्राओं को, जो बुज़ुर्ग भी हैं, खाली समय में बुज़ुर्गों को रहता है कि क्या करें, वो यहाँ पर आके किताबें लेके यहाँ पर पढ़ सकते हैं और अपना ज्ञान भी बढ़ा सकते हैं और उनका समय भी यहाँ पर बहुत अच्छा कटेगा इन किताबों के साथ। तो वहीं मसूरी में उत्तराखंड पर्यटन एवं संरक्षण समिति उत्तराखंड के अध्यक्ष कमल भंडारी द्वारा एक वॉइस रिकॉर्डिंग के द्वारा पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता पर कई गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए बनिया समाज पर टीका टिप्पणी करते हुए ये कहा गया कि बनिया मित्र कभी किसी का सगा नहीं हो सकता, जिसके बाद मसूरी में बनिया समाज में कमल भंडारी के प्रति भारी आक्रोश व्यक्त किया गया। तो वहीं कमल भंडारी द्वारा पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा गया कि पालिका अध्यक्ष द्वारा मसूरी गन हिल रोपवे, मसूरी इको टैक्स, मसूरी झील आदि के ठेकों में करोड़ों रुपए का घोटाला को अंजाम दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि वह जल्द मुख्यमंत्री से मुलाकात कर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता की वित्तीय अधिकारों को समाप्त करने की मांग करेंगे। तो वहीं दूसरी ओर मसूरी अग्रवाल महासभा द्वारा मसूरी तिलक मेमोरियल लाइब्रेरी के सभागार में बैठक आयोजित की गई, जिसमें कमल भंडारी द्वारा बनिया समाज को लेकर की गई टिप्पणी की निंदा भी की गई है। महासभा के संरक्षक धन प्रकाश अग्रवाल और अध्यक्ष अनुज तायल ने कहा कि अग्रवाल महासभा और सभी उग्र बंधुओं समाज हितों में बिना भेदभाव के लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि अग्रवाल महासभा द्वारा जनहित में कई कार्यक्रम किए गए हैं। अग्रवाल महासभा कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, लेकिन कुछ लोग अपनी छोटी मानसिकता का परिचय देते हुए बेवजह बनिया समाज को टीका टिप्पणी उन पर करते हैं। पूरा अग्रवाल समाज जो है आहत हुआ है। वास्तव में हम क्षुब्ध हैं इस बात से कि एक व्यक्ति विशेष द्वारा जो है एक असामाजिक व्यक्ति कहेंगे कि समाज में रहने वाला व्यक्ति इस तरह की बातें नहीं कर सकता। इस तरह की जो भाषा का उसने प्रयोग किया है उससे हम सभी आहत हैं निश्चित तौर पे, क्योंकि अग्रवाल समाज का जो मसूरी में क्या पूरे देश के अंदर ही बल्कि हम कहेंगे जिस प्रकार के बढ़ चढ़कर प्रत्येक समुदाय, क्योंकि हम अग्रसेन महाराज के वंशज हैं और उनकी जो सीख है कि एक ईंट एक रुपया, वो पूरे समाज के लिए जो है इस तरह का कार्य करते थे और उसी भावना के साथ अग्रवाल समाज आज भी लगा हुआ है। मसूरी की सम्मानित जनता सब जानती है कौन कहाँ है, कौन कितने पानी में है। बहुत अच्छी बात है। अगर वो लोग चाहते हैं कि बनिया समाज से कोई चंदा ना लिया जाए तो बनिया समाज कोई चंदा नहीं देगा। अगर वो चाहते हैं बनिया समाज को इनका प्रोग्राम ना देखने आए तो बनिया समाज इनका कोई प्रोग्राम देखने नहीं आएगा। अग्रवाल सभा ने अब तक जितने भी कार्यक्रम किए हैं, व्यक्ति जहाँ पर निवास करता है वहीं का हो जाता है। अगर उत्तराखंड उसके अंदर कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं होगा जहाँ पर अग्रवाल समाज शहर में जो अमन चैन का माहौल बना हुआ है, जो एक भाईबंदी भाईचारे का माहौल बना हुआ है, मुख्य रूप से जो है हमारे सभी। तो वहीं जनपद पौड़ी गढ़वाल के सतपुली विकासखंड कलजी खाल के अंतर्गत न्यार नदी में डूबने से पूर्व ग्राम प्रधान बड़खुला की मौत हो गई है। मृतक के भाई रविंद्र बिष्ट ने बताया कि शनिवार दोपहर में जितेंद्र सिंह घर से सतपुली गए थे। घर वापस नहीं लौटने पर खोजबीन की गई, जिसमें ग्रामीण ने नायर नदी किनारे
जो है मृतक के कपड़े देखे, जिससे मृतक के तेज बहाव में बहने की आशंका जो है वो जताई गई है और राजस्व पुलिस को इसकी सूचना भी दे दी गई है। राजस्व उप निरीक्षक BS भंडारी ने बताया कि परिजन सहित ग्रामीणों और प्रशासन द्वारा शनिवार रात से ही खोजबीन जो है वो जारी है, जिसके बाद ग्रामीणों और SDRF की जो टीम है उन्होंने मिलकर रविवार लगभग दोपहर 12 बजे मृतक जितेंद्र सिंह का शव जो है बिलखेत के पास नाला सैंड से बरामद कर लिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में अब जांच कर रही है। तो वहीं बढ़ती महंगाई, रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल के दामों में हो रही वृद्धि के विरोध में कांग्रेसियों ने श्रीनगर में प्रदर्शन किया। श्रीनगर पेट्रोल पंप पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर आरोप लगाए हैं। नेशनल हाईवे स्थित पेट्रोल पंप पर कांग्रेस कार्यकर्ता पोस्टर और पार्टी के झंडे के साथ पहुंचे। यहां नारेबाजी करते हुए केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ नारे लगाकर धरना प्रदर्शन भी उन्होंने किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार सिर्फ लोगों से झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं कर रही है। महंगाई और बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम पर सरकार का कोई अंकुश नहीं होने के कारण आम नागरिक और गरीब व्यक्ति भी इस परेशानी से त्रस्त हो चुका है। आम जनता त्रस्त हो चुकी है, जो आम आदमी का जीना मुश्किल हो रखा है। ये गैस जो है कि आम आदमी के लिए इन्होंने सरकार ने जो गैस एक तरफ दी, ना सब्सिडी दे रहे हैं ना कुछ करें। तेल के दाम बहुत आसमान छू रहे हैं, सब्जियां कितनी महंगी हो चुकी हैं, आम गरीब आदमी का जीना मुश्किल। सब हाथ खड़े करो, सब हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो सब। अरे हाथ ऊपर रखो ना सब। सब हाथ खड़े करो। तो वहीं सितारगंज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल और डीजल पर केंद्र सरकार द्वारा लगातार की जा रही मूल वृद्धि के विरोध में नगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने महाराणा प्रताप चौक स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। तो वहीं कांग्रेस नेता मंजू तिवारी, महिला प्रदेश अध्यक्ष, ने कहा कि पेट्रोल डीजल रसोई गैस पर लगातार की जा रही महंगाई ने देश की आम जनता की कमर तोड़ दी है और साथ ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से महंगाई को कम करने की मांग की है। कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ताओं ने देश में लगातार महंगाई को लेकर नाराजगी जाहिर की और कहा कि देश में जिस तरह बीजेपी सरकार लगातार हर चीज के मूल्य में वृद्धि कर रही है और महिलाओं के घर का बजट बिगाड़ रही है, फल सब्जी हर चीज महंगी हो गई है। बीजेपी गरीब आदमी की सरकार नहीं, उद्योगपतियों की सरकार है। में अफरा तफरी का माहौल है, एक भय का माहौल है। आप देख ही रहे हैं महंगाई की मार से महिलाएं जूझ रही हैं। सिलेंडर इतना महंगा हो चुका है, कड़वा तेल 200 रुपया किलो हो गया है और मोदी जी ने वादा किया था मैं महंगाई कम करूँगा 100 दिन में और बेरोजगारी दूर करूँगा, किसानों की आमदनी दुगनी करूँगा और इतने झूठे वादे किए थे, लेकिन बहुत सदमा इस जनता को पहुँचाया है। हमारे देश में इस समय जो आम जनता की त्राही मचा रखी है। पहले यही भाजपा थी जो कांग्रेस के 2 रुपये रेट बढ़ने पर पूरा झंडा बंडा लेके रोड में उतर जा के तमाशा करते थे और आज इसी भाजपा सरकार ने हम लोगों का जीना हराम कर दिया है। पूरे देश की जनता एक एक आंसू रो रही है और वो जो आंसू लगेंगे, ये जो तड़ीपार लोग आज देश में शासन कर रहे हैं, मुझे कहना है कि इनको तड़ीपार देश से भी करना होगा, तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा। रामपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। त्योहार भाइयों बहनों इसी विरासत के हिस्से हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लगता है। उन लोगों ने इस रामपुर की विरासत को भी नष्ट करने का षड्यंत्र किया था और इसीलिए हम लोग बार बार आए थे ये कहने के लिए
रामपुर की विरासत को भी छूने रखेंगे, लेकिन किसी भूमाफिया को सत्ता के संरक्षण में रह करके गरीबों, दलितों, वंचितों, व्यापारियों की संपत्ति पर भी कब्जा नहीं करने देंगे। और आज रामपुर में इसीलिए हम लोग आए हैं। रामपुर विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बने, बिना भेदभाव के बड़े प्रोजेक्ट हो, गरीब कल्याणकारी योजनाएं हो, या फिर कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति को बनाए रखने के लिए लगातार केंद्र और प्रदेश सरकार ने इस दिशा में प्रयास किया है। अगर मैं केवल आपके रामपुर जनपद की बात करूं तो पिछले 4.5 वर्ष के दौरान 3000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का स्वीकृति राज्य सरकार ने अकेले रामपुर जनपद के लिए किया है। भाइयों बहनों, जिनमें बिलासपुर विधानसभा में लगभग 1700 करोड़ रुपए की कार्यों को आगे बढ़ाया गया है, जिसमें से 236 कार्य अब तक पूर्ण हो चुके हैं। ऐसे ही मिलकपुर में भी 200 करोड़ रुपए के अधिक कार्यों को आगे बढ़ाया गया है। 240 कार्य अब तक विधानसभा में पूर्ण हो चुके हैं। चमरोहा में लगभग 351 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी हुई, जिनमें से 162 कार्य पूरे हो गए हैं। रामपुर में 402 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के विकास के कार्य की स्वीकृति जारी हुई, जिनमें से 21 कार्य पूरे हो गए हैं। और स्वार में भी लगभग 300 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों की स्वीकृति की गई, जिनमें से 154 कार्यों को बिना भेदभाव के शासन ने प्रशासन की मदद से अब तक पूरा किया है। भाइयों बहनों, विकास के कार्य में कोई भेदभाव नहीं, लेकिन तुष्टीकरण के नाम पर सुरक्षा के साथ भी कोई खिलवाड़ नहीं। यही सरकार की नीति रही है और उसी नीति के तहत आज एक बार फिर से विकास की इन परियोजनाओं को देते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। भाइयों बहनों, आपके रामपुर जनपद में 147 भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है, जिसमें से 640 हेक्टेयर भूमि को उन भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त दिलाने में मदद मिली। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2,64,500 से अधिक किसान भाइयों को लगभग 391 करोड़ रुपए की राशि अब तक उनके अकाउंट में भेजी गई है। फसल ऋण मोचन में 64,259 किसानों का ऋण माफ किया गया है, जिसमें उन किसान भाइयों के खाते में 366 करोड़ 72 लाख रुपए उपलब्ध करवाए गए। और यही नहीं, रामपुर में यहां का अन्नदाता किसान मेहनती है। यहां के किसानों के लिए चाहे वह धान क्रय केंद्र हो, गेहूं क्रय केंद्र हो, या फिर गन्ना मूल्य के भुगतान का हो। और यही नहीं, अभी तो सरकार ने तय किया है रुद्रविलास चीनी मिल के पुनरुद्धार की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के साथ ही चर्चा। तो फिलहाल उत्तराखंड विशेष में इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।